बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स की कोर्सेज से हमने स्टार्ट किया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्ज़ाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी कि आपके पास कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम नोट्स दोनों मौजूद हो। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉमन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एक हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है, उसको हम टारगेट पे हिट करवाते हैं जिसके नतीजे में हमें एक प्रोडक्ट मिलता है और साथ में ही एक आउटगोइंग पार्टिकल मिलता है। लेकिन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी एक इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे हिट करवाया जाएगा तो हमें एक एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस मिलेगा। उस एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है, तो जब वो डी एक्साइट होगा तो हमें बदले में क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा और साथ साथ ही एक आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस मिले, जब भी हम एक टारगेट इंसिडेंट को टारगेट पे हिट करवाएं तो ऐसे रिएक्शंस को कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। थ्योरी से इसको स्टडी करते हैं। द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस when a particle is incident on it is called compound nuclear reaction। यानी ऐसा एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस का जो कि कब ऑब्टेन होगा? जब भी हम एक पार्टिकल को इंसिडेंट करवाएं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डी एक्साइट होगा। तो जब वो डी एक्साइट होगा तो यहाँ से हम थ्योरी से पढ़ते हैं, दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस देन इमिट सम स्मॉल पार्टिकल्स टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस या फिर ये एक्साइटेड न्यूक्लियस ये क्या करेगा? ये कुछ पार्टिकल को इमिट करेगा इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। द इमिटेड पार्टिकल्स में बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैमा और अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो आपको ये आउटगोइंग पार्टिकल नजर आ रहा है ना, ये वो इमिटेड पार्टिकल है। अब ये इमिटेड पार्टिकल या तो प्रोटॉन हो सकता है, या न्यूट्रॉन हो सकता है, या गैमा रेज हो सकते हैं, या फिर अल्फा पार्टिकल हो सकता है। तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं? कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग इंसिडेंट को टारगेट पे हिट करवाएं और हिट करवाने के बाद हमें एक एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस मिले, उस एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस को हम कंपाउंड न्यूक्लियर स्टेट कहेंगे। फिर यही कंपाउंड न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा। तो वो पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? या तो प्रोटॉन होगा, या न्यूट्रॉन होगा, या गैमा होगा, या फिर अल्फा पार्टिकल होगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? देखिए डायग्राम से भी देखते हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है कि इंसिडेंट जो है वो टारगेट के साथ हिट करवाया जाता है और इन रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा। इन द फर्स्ट स्टेप इंसिडेंट पार्टिकल रिएक्ट विद टारगेट न्यूक्लियस एंड गिव कंपाउंड न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यही कंपाउंड न्यूक्लियस कुछ पार्टिकल्स को इमिट करने के बाद एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस दे देगा और साथ में ही कुछ आउटगोइंग पार्टिकल दे देगा। तो इन द सेकेंड स्टेप ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये किस में डीके हो जाएगा? ये एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस में डीके हो जाएगा और साथ साथ ही एक आउटगोइंग पार्टिकल। और ये आउटगोइंग पार्टिकल हमने डिस्कस किया कि या तो या प्रोटॉन होगा, या न्यूट्रॉन, या गैमा, या फिर अल्फा पार्टिकल्स। अब सिंबॉलिकली आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? देखिए, ए हमारे पास कोई भी एक इंसिडेंट पार्टिकल है, एक्स हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है। जब इंसिडेंट पार्टिकल ने रिएक्ट किया या इंसिडेंट हुआ टारगेट न्यूक्लियस पे तो हमें क्या मिल गया? कंपाउंड न्यूक्लियस मिल गया। कंपाउंड न्यूक्लियस को चूंकि कंपाउंड सी से शुरू होता है तो हमने इधर सी लिखा है और एक्साइटेड स्टेट को शो करने के लिए हमने इधर एक स्टेरिक लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस फर्दर किस में डीके होगा? एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस में जिसको हमने वाई का नाम दे दिया और साथ साथ ही एक आउटगोइंग पार्टिकल जिसको हमने डी का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या फिर एग्जांपल से स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास कंसिडर द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड अ प्रोटॉन इज इंसिडेंट ऑन इट। कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर हमने एक प्रोटॉन, अब प्रोटॉन क्या है हमारे पास? इंसिडेंट पार्टिकल है और एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस क्या है? ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमने टारगेट न्यूक्लियस एल्यूमिनियम पे
एक इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन को हिट करवाया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस एंड एल्यूमिनियम गिव्स अ कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन। जब एक प्रोटॉन को एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस पे हिट करवाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा जो कि कौन सा होगा, सिलिकॉन होगा। अब ये सिलिकॉन फर्दर क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट में जो है एक ही प्रोडक्ट हमें मिले, हमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे मिल सकते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अब ये सिलिकॉन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा। अब वो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम नीचे रिएक्शन से देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक प्रोटॉन है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, जब हमने प्रोटॉन को एल्यूमिनियम पे हिट करवाया तो हमें सिलिकॉन 28 मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। अब ये सिलिकॉन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में तब्दील हो सकता है या, लेकिन बस मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने एटॉमिक नंबर का ख्याल रखना है कि आपका एटॉमिक नंबर कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 28 है तो सिलिकॉन ऐसे दो प्रोडक्ट्स में डिके होगा जहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 28 ही रहे। अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन या तो मैग्नीशियम 24 में कन्वर्ट होगा और साथ साथ ही अल्फा पार्टिकल को इमिट कर देगा, या फिर यही सिलिकॉन 28 ही रहेगा और एक गैमा पार्टिकल गैमा रेस इमिट कर देगा। आपको पता है कि गैमा रेस से एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन 27 में कन्वर्ट हो जाए और एक न्यूट्रॉन एज अ आउटगोइंग पार्टिकल मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यही सिलिकॉन एक सोडियम 24 में कन्वर्ट हो जाए और आउटगोइंग का पार्टिकल्स कौन से हैं, 3 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन। इन सारे प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 28 ही रहता है। लेकिन यहाँ पे 24 और ये 4, तो 24 + 4 28, यहाँ पे 28 ही है। यहाँ पे 27 + 1 28, यहाँ पे 24, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है तो 25, 26, 27 और यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है तो 28। तो हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग होता है किसी भी, ये जो सिलिकॉन है ये अब इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डिके हो सकता है। ठीक है, तो इस सिलिकॉन की जो प्रोबेबिलिटी है कि ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये इंडिपेंडेंट है ये इंसिडेंट पार्टिकल के। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब मैं आपको नीचे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस बात का मतलब क्या है। पहले आप यहाँ पे रिएक्शन से देख लें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन है जिसको मैंने हिट करवाया कॉपर पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 63। प्रोटॉन के रिएक्शन के वजह से कॉपर के साथ हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है जिसको हम लोग जिंक कहते हैं, और ये जिंक फर्दर डीके होता है या तो इस प्रोडक्ट में, या तो इस प्रोडक्ट में, या तो इस प्रोडक्ट में। ठीक हो गया। अब मैं एक और रिएक्शन करवाती हूँ जिसमें मैं एक अल्फा पार्टिकल को हिट करवाती हूँ निकल के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 60 है। तो जब मैं अल्फा पार्टिकल को निकल पे हिट करवाऊँ तो मुझे सेम यही कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है, और फिर यही कंपाउंड न्यूक्लियस फर्दर इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स में डीके हो जाता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये इस इंसिडेंट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ प्रोटॉन है तो यहाँ भी प्रोटॉन होना चाहिए, नहीं, ये कंपाउंड न्यूक्लियस डिपेंड नहीं करता इंसिडेंट पार्टिकल पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रोटॉन को जब कॉपर पे हिट करवाया तो मुझे जिंक मिला। सिमिलरली मैंने अल्फा को निकल पे हिट करवाया तो मुझे वही जिंक 64 मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो डीकेइंग की प्रोबेबिलिटी है ये इंसिडेंट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। इसके लिए आप एक और जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये भूल जाता है कि ये किस तरीके से बना है। ठीक हो गया। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स। Consider a nucleus of copper that combined with the proton to give a compound nucleus zinc। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस ऑफ कॉपर है जिसको हमने प्रोटॉन पे हिट करवाया और हमें कंपाउंड न्यूक्लियस जिंक मिल गया। ठीक हो गया। आगे क्या कहते हैं,
द कंपाउंड न्यूक्लियस इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यही कंपाउंड न्यूक्लियस जो है इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट में डीके हो सकता है। इन तीनों में हमारे पास एटॉमिक नंबर कंजर्व ही रहता है, ठीक है। या तो ये जिंक 63 प्लस 1 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये कॉपर 62 प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये जिंक 62 और 2 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि कंसिडर अनदर रिएक्शन इन विच अल्फा एंड निकल कंपाउंड टू गिव सेम प्रोडक्ट न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस जिंक। कहते हैं सेकेंडली हमने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल को निकल पे हिट करवाया और हमें यही कंपाउंड न्यूक्लियस जिंक मिला। तो इस बात की वजह से हमें ये सबूत मिलता है, दिस प्रूव्स दैट द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉरगेट हाउ इट वाज फॉर्म, कि ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये भूल जाता है कि ये किस तरीके से बनकर आया है। इस बात का मतलब ये है कि द कंपाउंड न्यूक्लियस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग ये क्या है? इंडिपेंडेंट है इंसिडेंट पार्टिकल पे, ये इंसिडेंट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कुछ फिगर से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस साइड पे है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और दूसरी साइड पे हमने प्रोबेबिलिटी ली हुई है। तो आप देख सकते हो कि जब ये जो रिएक्शन हुआ वह कंपाउंड न्यूक्लियस, ये कंपाउंड न्यूक्लियस का जो रिएक्शन है, अब ये हमें कॉपर देगा या ये हमें कॉपर 63 देगा या ये हमें निकल, या फिर यानी इन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट में डीके होने की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो कि ये टोटली क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो इस बात का सबूत है कि ये जो जिंक है ये यानी ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये भूल जाता है कि ये किस तरीके से बनकर आया है। अब हम कुछ फैक्टर्स स्टडी करते हैं कि जो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है आपके पास, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जितना मेरे पास टारगेट का साइज बड़ा होगा उतना ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये बगैर यहाँ वहाँ जाए, मतलब बगैर इधर उधर हुए डायरेक्ट क्या करेगा? टारगेट न्यूक्लियस के साथ हिट हो जाएगा। अगर टारगेट न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके चांसेस कम हो जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा साइज है मेरे पास न्यूक्लियस का और ये मेरे पास टारगेट है। तो अब ये जो टारगेट न्यूक्लियस है इसके पास काफ़ी बहुत एरिया है, यानी यहाँ भी आ सकता है, 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 यानी इसके चांसेस ज़्यादा हैं इसके साथ रिएक्शन करने के। और लेट सपोज अगर मेरे पास टारगेट न्यूक्लियस इतना है और ये इंसिडेंट पार्टिकल है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये यहाँ से डाइवर्ट भी हो सकता है। तो यानी चांसेस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? डिक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Whenever a heavy ion is incident on a target nucleus, large number of angular momentum will be transformed to the compound nucleus, so the outgoing particle is emitted at right angle to the angular momentum at 0 डिग्री और 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इस जुमले का मतलब ये है ना कि जब भी आप एक हैवी टारगेट इंसिडेंट लोगे और उसको टारगेट पे कन्वर्ट करोगे, तो देखिए स्टूडेंट, जब हैवी पार्टिकल आ रहा था तो उसका कुछ मोमेंटम था और उसकी कुछ वेलोसिटी थी जिसके साथ वो मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ हिट होता है तो वो अपना सारा का सारा एंगुलर मोमेंटम क्या कर देता है? टारगेट न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक हो गया। यानी उसका जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें? टारगेट न्यूक्लियस में। तो ये जुमला आपके पास क्या लिखा हुआ है कि whenever a heavy ion is incident on the target nucleus, large amount of angular momentum will be transferred। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है, ग्रेटर द एनर्जी गिवन टू द कंपाउंड न्यूक्लियस द मोर पार्टिकल्स आर लाइकली टू एमिट। अगर आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी तो उतने ही ज़्यादा आउट गोइंग पार्टिकल्स आपके पास इमिट होंगे। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आउट गोइंग पार्टिकल्स आ सकते हैं या फिर सिर्फ प्रोटॉन आ सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आपके पास है कि द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म्स मोर प्रोबेबिलिटी फॉर एनर्जीज
10 to 20 mega electron volt because incident particles has less chance to escape from the nucleus। देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म्स मोर प्रोबेबिलिटी, कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस के फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे हायर होगी, अगर इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो इस रेंज में होगी। अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज में है और वो इस एनर्जी के साथ टारगेट के लिए हिट हो रहा है तो उसके चांसेस क्या होंगे, कंपाउंड न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इन द रेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के है और वो एनर्जी किसके बराबर है, 10 to 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी किया। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।